हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे यूपीएससी सीसेट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं 2026 का, जिसमें हम रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सभी के साथ यहाँ पे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगी। ठीक है, सो वन बाय वन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे चेंजेस काफी देखने को मिले। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बार पेपर में रीजनिंग सेक्शन के अंदर मिले हैं। सो यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो ये एक रैंकिंग बेस्ड पजल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको वन बाय वन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको रीड करना है और आंसर करते हैं। ठीक है, देखो PQRST आर रैंक्ड 1 to 5, मतलब 5 चीजें हैं और 5 उनको रैंक दे दी गई है और द रैंक ऑफ P इज 4। क्या बोल रहा है? रैंक P की क्या है? 4 है। Q की रैंक जो है वो 5 नहीं है। तो अगर Q की रैंक 5 नहीं है तो क्या क्या हो सकती है? बाकी हो सकती हैं जो कि आपके पास 2 हो गई, 3 हो गई, है ना। 4 तो ऑलरेडी इसको मिल चुकी है। द रैंक ऑफ R इज 1। R की जो रैंक है वो क्या है? 1 है। ये दोनों पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। Q की रैंक अगर 5 नहीं है तो 1 और 4 तो ऑलरेडी जा चुका है, तो 2 और 3 में से कुछ ना कुछ Q की रैंक हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज। नेक्स्ट आपके पास है कि द रैंक ऑफ S इज नॉट 2 नहीं है, मतलब S की जो रैंक है वो 2 नहीं है। तो क्या क्या हो सकती है? 1 और 4 ऑलरेडी आपका जा चुका है, तो आपके पास 3 और 5 में से एक हो सकता है। रैंक ऑफ T की रैंक जो है वो 3 नहीं है, तो रैंक ऑफ T भी आपके पास क्या हो सकता है? अब देखो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, बचा 2 और 5। तो यहाँ पे Q, S और T के लिए हमारे पास क्या है? पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, पॉसिबल वैल्यूज आपकी हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन कही गई है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बोला गया है द रैंक, क्योंकि ये तो इतना ही हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, है ना। अब रैंक ऑफ S की अगर 3 होगी, एक कंडीशन दे दी उन्होंने हमें, P Q R S and T, दो पॉसिबल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कह रहा है कि अगर आपके पास रैंक ऑफ S 3 होगी, अगर इसकी रैंक 3 होगी तो, क्योंकि P की ऑलरेडी 4 हो चुकी है, R की ऑलरेडी 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे T की रैंक, अगर इसकी रैंक 3 होगी तो T की रैंक 2 आएगी। तो लेट्स सी कि आएगी कि नहीं। तो आपके पास अगर ये 3 होगा तो ये 3 हो चुका है, तो Q की पॉसिबिलिटी में 2 और 3 था। अब 3 अगर आपने इसको दे दिया तो इसका क्या बचा? 2, और फिर T का बचा 5। तो क्या T 2 है? नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं दूसरा जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें कहा गया है अगेन P की 4 है, R की आपकी 1 हो चुकी है, Q की रैंक अगर 3 है। अब अगर Q को हम 3 बोल दें, क्योंकि पॉसिबिलिटी में एक बार 3 था और एक बार 2 आपका था, ठीक है, तो 3 उन्होंने दे दी Q की रैंक को, तो आपके पास 3 अगर Q को जा चुका है तो S के लिए 5 बचेगा, तो S के लिए आपका 5 बचेगा और जो बची हुई रैंक 2 है वो आपकी T के लिए हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या ये सही कहा गया है कि अगर Q की रैंक 3 होती है तो T की रैंक 5 आती है? नहीं, T की रैंक अब की बार 2 आ चुकी है। उल्टा हो रहा है दोनों में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो नाइदर 1 नॉर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। ये लेंथी है बट यहाँ पे क्वेश्चन को ना आपने बहुत अच्छे से रीड करना था। इसमें कहा गया है, अगेन सेम पजल टाइप क्वेश्चन है। वैसे आप इसको अरेंजमेंट में लोगे कि मतलब आपको डिवाइड करके पैरेलल रखा गया है रॉड को। 2 आइडेंटिकल स्ट्रेट रॉड्स हैं, आर पेंटेड इन 5 डिस्टिंक्ट कलर्स सो दैट ईच ऑफ देम गेट्स डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लेंथ पे, मतलब रॉड ऐसी है तो उसको ऐसे ऐसे काटा गया है। इन वन ऑफ देम द पोर्शन आर मार्क्ड, मतलब एक रॉड में P1, मतलब 5 तक पार्ट को P1 P2 P3। अब ऐसा नहीं है कि सेम ऑर्डर है, मतलब पहले पार्ट को P1 फिर P2, ऐसे ऑर्डर में नहीं है, ये लिखा गया है नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। देन दूसरा जो रॉड होगा उसके जो 5 पार्ट्स हैं उनका नेम Q पे रखा गया है और फिर पूछा गया है कि अगर Q, इन रॉड्स को मैं पैरेलल रख दूं, मतलब ये रॉड है, इनको अगर मैं पैरेलल रख दूं और ये 5 हिस्से, क्योंकि इनके ये हैं 5 हिस्सों के नाम Q1 से लेकर Q5 और P1 से लेकर P5 है, तो पैरेलल अगर रख दूं और ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली हुई है कि P1 एंड Q1 मैच, मतलब जो P1 है उसके ऑपोजिट क्या आएगा? Q3। तो कहीं भी, मतलब मान लो ऊपर की साइड दूसरी रॉड P वाली रॉड रखी है, नीचे की साइड Q वाली, या फिर Q वाली नीचे, Q वाली ऊपर रखी है, P वाली नीचे रखी है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इतना हमें गिवन नहीं है। तो आपके पास कह रहा है कि P1 जो है वो मैच कर रहा है Q3 को
और P4 मैच कर रहा है, P4 मैच कर रहा है Q1 या फिर Q2 को, ये दो पॉसिबिलिटीज है। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि Q4 जो है हमारे पास P1 Q3 की पूरी इंफॉर्मेशन है, P4 के लिए पॉसिबिलिटी है Q1 और Q2, और Q4 के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, मैचेस P3 और P5, P3 या फिर P5 आपके पास किसके लिए हो गया, Q4 के लिए हो गया। फिर बोल रहा है इफ Q3 एंड Q5 आर एडजेसेंट, अगर कह रहा है कि अगर Q3 और Q5 यहाँ पे से एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे का नेबर है ये, ठीक है, तो आप बताओ कि इनमें से क्या पॉसिबल है। अब वैसे देखा जाए तो आप अगर यहाँ पे से इतनी ही इंफॉर्मेशन से यहाँ पे इसको रखोगे तो आपके बहुत सारी मल्टीपल मतलब पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, मल्टीपल अरेंजमेंट्स बनेगी, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ हमारे पास हम इन चीजों को एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यों कह रहा है कि मार्क्ड मिडिल में होगा और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रेट रॉड के मिडिल में होगा, ये बताओ क्या ये सही है। फिर P2 मार्क्ड वन ऑफ द एक्सट्रीम। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी तो हम इन दोनों का आंसर डेफिनेटली नहीं दे सकते। उसने डेफिनेटली पूछा भी नहीं था, उसने कहा था कि पॉसिबल बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल हो सकता है। उन्हीं पॉसिबिलिटीज में अगर ये चीज करेक्ट होगी, ये चीज हो सकती है, तो हमारे ये दोनों ही करेक्ट होने थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो अगर मैं Q3 को रखूं और इन सारी पॉसिबिलिटी, इन सारी कंडीशंस को रखूं यहाँ पे, तो क्या सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर सबको सेटिस्फाई होगा तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू बन जाएगा, मतलब पॉसिबल बन जाएगा, पॉसिबली ट्रू बन जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे मान लो मैं Q3 को यहाँ पे रख दूं, अगर उसने मिड में पूछा है, बिकॉज हमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी रख सकती हूँ, कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जहाँ पे Q3 यहाँ आएगा, क्योंकि Q3 और Q5 को नेबर है तो यहाँ भी बना सकते हो, Q5 यहाँ भी बना सकते हो, और हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात करें तो मैं किधर भी साइड बना सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q3 को P1 जो है वो मैच कर रहा है, या फिर उसके ऑपोजिट कौन है, P1 है। क्लियर है। अब यहाँ पे Q1 जो है वो Q2 और वो कहीं पे भी आ सकता है, मतलब Q1 Q2 Q4 कहीं पे भी आ सकता है। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे Q3 में यहाँ पे रखूंगी, Q4 Q5 कुछ पे रख लो आप, Q2 कहीं पे भी रख लो, और उसके बाद Q4 के सामने 3 भी, P3 भी पॉसिबल है, P5 भी पॉसिबल है। Q1 और 2 के सामने हमारे पास, ये 1 है सॉरी, Q1 और 2 के सामने मेरे पास P4 भी यहाँ पे पॉसिबल है, P4 भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये चीज सारी क्या है, पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना रही है विद सेटिस्फाइंग ऑल दीज कंडीशंस। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है मिडिल में पॉसिबल है, राइट, क्योंकि ये तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं ना, Q4 के सामने 3 और 5 में से कुछ भी पॉसिबल है, Q2 और Q1 के सामने आपका यहाँ पे P4 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कोई भी पॉइंट उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखो, P2 इज मार्क्ड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोर्शन। अब एक्सट्रीम पोर्शन में क्या मैं P2 को रख सकती हूँ, लेट्स सी, मैंने जैसे बताया इधर हमने रख दिया, Q2 के सामने आपने P4 में से एक किसी को रख दिया सपोज, ठीक है, और फिर आपका Q4 के सामने 3 या 5 में से एक आ गया, और Q जो आपके पास 1 है उसके सामने कोई और नेक्स्ट आ गया, तो नेक्स्ट में मेरे पास क्या P2 पॉसिबल है, बिल्कुल, क्योंकि P2 अभी तक फिल भी नहीं हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे P2 इधर भी आ सकता है, और अगर मैं P4 यहाँ पे लिख देती तो मेरे पास यहाँ पे P2 पॉसिबल है। तो ये अभी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और उसी पॉसिबिलिटी के साथ P2 को कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही लाइन कि वो एक्सट्रीम पे ना आए। तो मार्क्ड एट वन एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द राइट ऑफ द रॉड हो सकता है। तो ये सारी क्या थी, पॉसिबल पोजीशंस हो सकती थी। तो इसमें आंसर पे आपका क्या आएगा कि बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चल रहे हैं। अब यहां पे ये एक पजल फॉर्म का क्वेश्चन था, ठीक है, 7 पर्सन्स है गाइज हमारे पास, ABCD से G तक, ट्रेवल बाय 3 डिफरेंट कार्स। उनके जो कार हैं वो 3 डिफरेंट कार से ट्रेवल उन्होंने किया है। only E travels with G, मतलब जो E है वो सिर्फ और सिर्फ G के साथ ट्रेवल कर रहा है, बाकी किसी के साथ भी ट्रेवल नहीं करेगा। तो जहां भी जिस भी कार से ट्रेवल कोई करेगा तो E और G साथ में आएगा, उसका तीसरा नहीं आ सकता। कह रहा है A and another 2 of them travel by X, मतलब X की जो कार है तो उसमें से A ट्रेवल करता है और 2 लोग और ट्रेवल करते हैं जिनका नाम हमें नहीं पता। C ट्रेवल्स बाय Z, ये क्लियर हो गया कि C आपका Z से ट्रेवल करता है। अब देखो अगर C Z से ट्रेवल करता है, A X से ट्रेवल करता है, तो E और G यहां नहीं आ सकता, क्योंकि E और G दोनों जहां भी आएंगे वो दोनों ही आएंगे, तीसरा कोई नहीं आ सकता। तो ये तो तीसरा है। सेम आपके पास अगर मैं E और G को यहां पे रखूं तो ये भी थर्ड पर्सन C बन जाएगा, जो कि गलत है।
तो अभी तक सिर्फ वाई ही खाली है, वाई में कुछ भी फिल नहीं किया, तो ई और जी जो है वो आपके यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि कह रहा है सी ट्रेवल्स बाय जेड बट बी डज नॉट ट्रेवल बाय वाई, तो बी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, बी को वाई के लिए मना किया हुआ है। बिसाइड ए एंड बी, अच्छा बिसाइड्स अलग से है, ए एंड बी डू नॉट ट्रेवल बाय द सेम कार, ऑल्सो कि जहां पे ए है वहां पे बी आपका अगेन नहीं हो सकता, बी यहां नहीं हो सकता, बी यहां नहीं हो सकता, तो कहां होगा, बी आपका यहां पर होगा, बी कहां होगा, यहां पर होगा। क्लियर? अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 लोग हैं, अब ऐसा तो इसमें कुछ फिक्स लिमिटेशन नहीं थी, बट क्योंकि सिर्फ 7 लोग हैं और 4 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इन दोनों को बस फिल करना है। बचा मेरे पास क्या क्या है, डी और एफ, बचा मेरे पास क्या क्या है, डी और एफ। तो ये कंप्लीट पूरा आपका हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इनमें से बताओ क्या करेक्ट है, कि नो वन ट्रेवल्स अलोन, ऑब्वियसली क्योंकि कोई भी एक सिंगल पर्सन किसी कार में नहीं है, डबल तो एटलीस्ट है, मतलब 2 पर्सन एटलीस्ट हर कार में है, तो आपके पास ये रॉन्ग, नो वन ट्रेवल्स अलोन, ये ठीक है कि कोई भी अकेले नहीं है। नेक्स्ट देखो ओनली डी ट्रेवल्स विद एफ, कि सिर्फ डी ही है जो एफ के साथ, अब देखो ओनली डी ट्रेवल्स विद एफ नहीं है, अगर सिर्फ डी और एफ ही आपके एक्स से ट्रेवल करते तभी जाके सही होता, बट डी और एफ के साथ ए भी ट्रेवल कर रहा है, तो ओनली वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगी, बट ओनली सी ट्रेवल्स विद बी, ये करेक्ट है क्योंकि सी और बी ही अकेले मतलब दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, उससे अलावा तीसरा पर्सन नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां से आगे चलते हैं। गाइस ये आपका सेट डी है और इसमें हम जो है 16th मतलब जो क्वेश्चंस के नंबर हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन के नंबर मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो सेट डी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स x, y, z एंड w, देयर रिलेशंस आर एज फॉलोज। अब ये एक लॉजिकल टाइप की स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर x इनकरेक्ट है, अगर x इनकरेक्ट है तो आपके पास क्या है, z भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है, और अगर y इनकरेक्ट है, y इनकरेक्ट है तो आपके पास w करेक्ट होगा पर, और अगर w करेक्ट है ऑलरेडी तो आपके पास x को भी इनकरेक्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे दिख रहे हैं कि अगर y इनकरेक्ट है, w करेक्ट आ चुका है और w करेक्ट होगा तो आपके पास जो y है y भी आपका करेक्ट होगा, सॉरी x भी आपका इनकरेक्ट होगा, अगर ये भी इनकरेक्ट है और अगर ये करेक्ट होगा तो हो सकता है कि ये भी करेक्ट हो। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ज्यादा दी नहीं गई है, ठीक है, तो इनमें से क्या चीजें हम करेक्ट बोल सकते हैं। अब देखो इफ x इज करेक्ट देन सो इज y। अगेन अगर मैं इसको इसी तरीके से लेके चलूं यहाँ पे, क्योंकि x और y का पूरा रिलेशन है, इसको अगर पूरी एक इक्वेशन आप बनाओगे तो जो z वाला यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है कि x इनकरेक्ट है तो फिर यहाँ पे से z भी इनकरेक्ट आ जाएगा, z इनकरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं इसको बोलूं कि ये इनकरेक्ट था तो ये भी इनकरेक्ट है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट है, ये करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट होगा, राइट। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चलें तो हमारे पास वैसे ये करेक्ट हो जाएगा, और अगर सेम मतलब सेम रीजनिंग में दूसरे वाले पैटर्न में भी लगाऊं, दूसरे वाले स्टेटमेंट पे भी लगाऊं कि हम रिवर्स जा रहे हैं तो सेम चीजें, सेम सिनेरियो मेरा वर्क करेगा, ठीक है। तो इफ z इज करेक्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट y इज करेक्ट, बट यहाँ पे उल्टा होगा ना कि अगर z और ये डायरेक्टली सेम है तो अगर ये करेक्ट होगा तो ये नेसेसरी है कि फिर ये भी करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे उसने नॉट बोला है तो ये गलत होगा। तो वैसे यहाँ पे वन ओनली आंसर है, बट स्टिल वी विल वेट फॉर द आंसर की, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो इंफॉर्मेशन है ना उस पे थोड़ा सा चीजें कंफ्यूजिंग है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट जो है उसके हिसाब से अगर हम ये आंसर करें तो हम कई बार ये भी बोल सकते हैं कि इसका इनवर्स जरूरी थोड़ी है कि ट्रू हो, राइट। तो यहाँ पे वैसे 1 है बट स्टिल वी विल वेट फॉर द आंसर ऑफ द 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का सिंपल क्वेश्चन है। P हैज सन एंड अ डॉटर, P की एक क्या है, सन है और एक डॉटर है, P का एक सन है और एक डॉटर, दोनों सिबलिंग हो गए। उसने कहा S जो है वो मदर है T की, S जो है वो मदर है T की, और S जो है वो R की स्पाउस है। S जो है वो किसकी स्पाउस है, R की स्पाउस है। तो अगर ये फीमेल है तो ये एक मेल होगा। फिर उसने कहा कि Q और R जो है वो चिल्ड्रन है P के।
अब अगर क्यू पी के दो ही बच्चे हैं, एक फीमेल और एक मेल ऑलरेडी बोला गया है, तो क्यू और आर अगर चिल्ड्रन में बनाऊंगी तो वो दूसरे चिल्ड्रन तो होंगे नहीं। और क्यू और आर में, क्योंकि क्यू और आर में से कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, बट ये चीज पॉसिबल, मतलब ये चीज फिक्स्ड दे रखी थी कि आर एक मेल है, तो आर को मेल की जगह पे आप यहाँ पे रखोगे और क्यू को फीमेल की जगह पे रखोगे भाई, राइट। आर के साथ ये कनेक्टेड है तो इसको पूरा कनेक्ट कर दो और यहां पे टी को इधर रख दो, ठीक है। अब आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, तो कह रहा है कि क्यू क्या एस से साथ कैसा रिलेशन है, क्या क्यू एस की सिस्टर है, रॉन्ग, डॉटर है, रॉन्ग, मदर है, रॉन्ग। तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ एस, यस, हस्बैंड आर है इसका और हस्बैंड की सिस्टर है क्यू, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन, ठीक है, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एवरी टाइप की स्टेटमेंट, ईच टाइप की स्टेटमेंट, ऑल, ये सारा क्या है हमारे पास, एक ऑल के डायग्राम को बताता है। ये डायग्राम ऐसे मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी कि एवरी रेड इज ब्लू, सारे रेड किसके अंदर है, ब्लू के अंदर है, और एवरी ब्लू इज ग्रीन, कि सारे ब्लू जो है वो ग्रीन के अंदर है, और एवरी ग्रीन इज येलो, तो सारे जो है वो ग्रीन येलो के अंदर है। तो ये पूरा आपका डायग्राम बनेगा। जब भी इस टाइप का डायग्राम होता है तो इसमें सम टाइप के हर सारे रिलेशंस ट्रू होते हैं, साथ ही इसमें से ये आप लॉजिकली समझ सकते हो कि अगर ये इसके अंदर है तो ये इसके अंदर है, तो यहाँ पे आर जो है वो जी के अंदर भी माना जाएगा, ऑल आर इज जी, ऑल आर आपका वाई के अंदर भी माना जाएगा। इसी तरीके से बी अगर जी के अंदर है तो बी वाई के अंदर भी माना यहाँ पे जाएगा, ठीक है, लॉजिकली डिराइव यहाँ पे से कर सकते हो। तो एवरी ब्लू इज येलो, एवरी ब्लू इज येलो, यस, एवरी रेड इज ग्रीन, यस, और एवरी रेड इज येलो आपका करेक्ट होगा। तो ये पी क्यू आर स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब कंक्लूजन के नेम दे रखे हैं, तो आपके यहाँ पे तीनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां से एक सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट में जो स्टार्ट किया गया है, अ पर्सन फेसिंग ईस्ट, ईस्ट पे फेस कर रहा है और ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर, स्ट्रेट जा रहा है और फिर यहां से राइट मुड़ गया, उसने 3 किलोमीटर चला और फिर फर्दर लेफ्ट, लेफ्ट इधर के साइड हो जाएगा, एंड 2 किलोमीटर ये वाला है, एंड फाइनली अगेन टर्न लेफ्ट, तो अगेन टर्न लेफ्ट ये है, और 3 किलोमीटर चलता है तो 3 किलोमीटर इतना होगा, राइट। तो यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है या डेस्टिनेशन या करंट पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन है। उसने क्या कहा हमें, उसने कहा कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट क्या है। अब देखो ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल उसमें है, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, ये 4 है तो ये आपका 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कंप्लीटली 6 होगा। डिस्टेंस में तो 6 किलोमीटर आएगा, और साथ में ये कहा गया है कि इन विच डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच द पर्सन इज फेसिंग एट द फाइनल पॉइंट। अब जहां को वो जा रहा होगा, जहां भी वो चल रहा होगा, उसी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा होगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस डायरेक्शन में, ऊपर जा रहा था तो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन कौन सी है गाइस, ये डायरेक्शन आपकी है नॉर्थ डायरेक्शन, तो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बहुत सी बेसिक क्वेश्चन, हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग से आया था क्वेश्चन गाइस, और ये ऐसे क्वेश्चन छुपे हुए हैं ना बीच बीच में, आपको बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे और ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, छुपे छुपे हुए थे बिल्कुल ही। इफ 0 इज एनकोडेड एज दिस, तो 0 अगर मैं ऐसे कोड करूं A-D-S एंड N, तो स्टॉप को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्ट मैं ऐसे नीचे की तरफ पैटर्न लगाऊं और इनके प्लेस वैल्यूज आपको थोड़ा याद होगी, और डायरेक्टली आपको नेक्स्ट और प्रीवियस लेटर का हिसाब मतलब थोड़ा याद होगा, तो Z के तुरंत पहले या सॉरी तुरंत बाद में A आता है, साइक्लिक डायग्राम होता है, साइक्लिक सीरीज होती है, E के पहले D आता है और R के बाद S आता है, O के पहले N आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, Z से +1 किया तो A आया, इससे -1 मतलब एक प्रीवियस लेटर को -1 बोल रहे हैं, फिर एक नेक्स्ट लेटर को +1 और फिर एक प्रीवियस को -1। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है आपका हर एक लेटर्स में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 -1 का। यही सेम चीज आप यहाँ पे भी लगाओ, आपके पास हो जाएगा +1 का मतलब है S के बाद T आता है, -1 यहाँ पे -1 लगेगा तो यहाँ पे आपका S आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे अगेन +1 लगेगा तो O के बाद P आता है, और यहाँ पे आपका -1 लगेगा लास्ट में, तो आपके पास P से पहले क्या आता है, O। तो TSPO विल बी माय आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, ये अब हमारे जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ से 6 क्वेश्चन लगातार आपके आए हुए हैं, राइट। देखने में पहले आपको लगेगा पैराग्राफ बेस्ड लग रहा है, बट पैराग्राफ तो है ही नहीं। तो ये एक क्या है, हमारा क्रिटिकल रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक है। सो यहां से अगर मैं रीड करूं इसको, तो आपके पास क्या है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट नेमली, और उसके बाद इनके बीच में जो ये रिलेशंस है ना, इनको बताओ। तो प्रोटेक्टिंग द environment is an existential existence of humans given the impact of environmental degradation on climate। तो environmental degradation climate change के बारे में बात हो रही है। Scientific consensus has not been achieved with regard to the extent of the contribution of human intervention to the climate change। Environmental activism includes climate alarmism and other extremist points of view that often become the focus of climate change deniers। तो सारे पॉइंटर्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूं क्या क्या चीजें हैं, कह रहा है कि S3 जो स्टेटमेंट है इज अ काउंटर पॉइंट टू S1, कि ये इसका काउंटर पॉइंट है। फिर S3 जो है अनकनेक्टेड, मतलब दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। S1 और S2 से S3 बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया कि कनेक्टेड तो है। S2 कुड बी द रीजन, कुड बी बोला है उसने, ठीक है। यहाँ पे खुद में पॉसिबल आपको चीज दे रखी है, तो S2 जो है वो पॉसिबल रीजन हो सकता है S3 के लिए। इनमें से क्या सही है, तो ओनली 3 इसमें करेक्ट होगा गाइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखो, साइंटिफिक कॉन्सेंसस हैज नॉट बीन अचीव, नहीं, अभी डिबेटेबल चल रहा है, अभी काफी लोगों के इसमें डिसएग्रीमेंट भी रहे हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एक्टिविज्म इंक्लूड एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू दैट ऑफन बिकम द फोकस ऑफ क्लाइमेट चेंज डिनायर्स। तो हमारे पास इसका डी ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे चलते हैं। देखो मैच करना है, पर किस तरीके से करना है कि रिलेशनशिप कैटेगरी क्या है, मतलब दो चीजों के बीच में यहाँ पे रिलेशन, दो पोस्ट या फिर दो आपके जो पर्सन्स हैं उनके बीच का रिलेशन है, जो कोई आपके प्रोफेशन या फिर कोई आपका एक पोजीशन होल्ड करते हैं कहीं। उसके बाद कम्युनिकेशन टाइप उनके बीच में क्या रहेगा उसका आपको यहाँ पे बताना है, राइट। वही प्रैक्टिकल थिंकिंग पे। Between cricket captain and team members, between judge and lawyers in the court, between vice chancellor and the deputy registrar, between peers and the co-workers, informal and firm, informal and open-minded, formal and open-minded, open-ended and formal and firm। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को तो आपको पता चल रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन चल सकता है इनके बीच में, इनफॉर्मल में भी चल सकता है। ओपन एंडेड और फॉर्म मतलब विच इज स्ट्रिक्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये तो चीज आपको पहले क्लियर हो जानी चाहिए। जज वाला और ये वाइस चांसलर वाला होगा तो ये दोनों फॉर्मल में आएंगे, और जो ये वाला होगा और ये वाला होगा वो दोनों ही किस में आएंगे आपके, वो दोनों ही आपके आएंगे इनफॉर्मल में। मतलब जो क्रिकेट वाला है और जो पियर्स वाला है वो हमारा किस में आएगा, इनफॉर्मल में, राइट। तो आपके पास यहां पे देखो पियर्स एंड को वर्कर्स इनफॉर्मल एंड क्या होगा आपके पास ओपन एंडेड, राइट। ये इसके लिए मैच हो गया डी आपका। फिर ये बचा तो इसका ये वाला हो गया, ठीक है। तो ए का 1 है और डी का 2 है, तो यहाँ पे ए का 1 डी का 2, ए का 1 डी का 2, तो आपका इन दोनों में से हमारे पास आंसर आने चाहिए अभी, राइट। इन दोनों में से हमारे पास आंसर आने चाहिए क्योंकि डी का 2 ए का 1 इन दोनों में दिया गया है। अब यहाँ पे से आगे देखो कि बिटवीन जज एंड लॉयर के बीच में कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, फॉर्मल रहेगा और स्ट्रिक्ट रहेगा, राइट। फॉर्म रहेगा बिकॉज इट इज डिस्कस्ड, मतलब वो आपकी क्या होगी, लीगल रूल वगैरह आपके यहाँ पे डिस्कस होते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि डिस्कशन है बिटवीन वाइस चांसलर एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार के बीच में, so this we can say कि discussion of implementation of policy, so there is a discussion, it means it is open ended हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका कहाँ गया, ये रहा जज वाला, तो जज वाला फॉर्मल है और क्या है, फॉर्म है। तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, बी का 4, तो बी का 4 यहां पर है और बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी का फिर 3 बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मल बट ओपन एंडेड।
नेक्स्ट, अब इनका मीनिंग है डायरेक्टली एक तरीके से टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं जिन टूल से, और उसका पर्पस क्या है बेसिकली ये आपको बताना है। अब ये जो आपके पास है बीसीसी सीसीसी, आपने मेल में देखा होगा, ठीक है। बीसीसी जब हम तब करते हैं किसी को भी, हमें मतलब मेल भेजना है, और वो मेल हमें ये नहीं दिखाना है कि किसी मतलब किस, जैसे हमने टू को भी लिखा होगा, सेंडर भी हम है, तो हमने जो रिसीवर हमारा होगा वो टू में हम लिखते हैं नॉर्मली, राइट। हमने इनको भेजा, फिर सीसी में भी हमने किसी को लिख दिया, राइट। फिर हम जब बीसीसी में लिखते हैं तो हमने जिसको मेल, ये से इसको भी मेल गया होगा, ये जो सेम मेल है वो इनको भी गया होगा, पर इनको पता नहीं होगा, सीसी और टू वालों को, मतलब इनको पता नहीं होगा कि इसको मेल गया है। तो एक तरीके से क्या है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, राइट। और फ्लायर का तो नेम आपने सुना होगा, जैसे फ्लायर जो बढ़ते रहते हैं, बट अगेन वो भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन देने का एक सोर्स है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं यहाँ पे, टू रिकॉर्ड डिसीजंस, टू इन्फॉर्म कॉन्फिडेंशियलिटी, टू इन्फॉर्म, अगेन वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर स्प्रेडिंग सम इंफॉर्मेशंस, बट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो बीसीसी का तो ये हो गया। टू इंटीमेट अ डायरेक्टिव एंड टू डिसेमिनेट नॉन टारगेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ चीजें हम स्प्रेड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट नॉन टारगेटेड इंफॉर्मेशन के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपके पास फ्लायर्स का ये हो गया, राइट। तो बी का 4 और सी का 2 हमारे पास, तो बी का 4 एंड सी का 2 आपका इन दोनों में है, ये दो हमारे कैंसिल आउट हो गए, ओके। अब आगे देखो, मेमोरेंडम एंड मिनट्स में, तो टू रिकॉर्ड डिसीजन एंड टू इंटीमेट डायरेक्टिव, ठीक है। मेमोरेंडम इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट टाइप्स, राइट। तो इंटीमेट अ डायरेक्टिव हम मेमोरेंडम का यहाँ पे कर सकते हैं, और आपके पास जो मिनट्स है, टू रिकॉर्ड अ डिसीजन, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम मिनट्स का, ठीक है। चलो, तो ए का 3 हो गया आपका, और डी का आपका 1 हो गया, 53 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे देखो, इसको रीड करो। आपके पास क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्शंस वुड कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्टिव इन रिस्पॉन्स रिजॉल्विंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन है गाइज ये, रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एन ऑफिस विद कल्चरली डाइवर्स पर्सनल, मतलब कल्चरली डाइवर्स, उसने पहले बोल दिया कि जो पर्सनल्स हैं वो कल्चरली डाइवर्स हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनके, और उसके बाद डिस्प्यूट है, इंटर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन एन ऑफिस। तो क्या हमारे डायरेक्टिव, क्या हमारे कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए एक तरीके से, तो डायरेक्ट पर्सनल टू प्रैक्टिस एक्टिविटीज दैट आर द कल्चरल मेकर्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स, कि उनको बोलो कि तुम्हें ऐसा ये चीजें करनी है, एक्टिविटीज करनी है डिफरेंट डिफरेंट। फिर आपके पास है अलाउ कॉन्फ्लिक्ट्स टू रिजॉल्व नेचुरली ओवर टाइम, मतलब क्या करो, आप अगर खड़े हो तो उनको बोलो खुद ही रिजॉल्व कर लो, और इंतजार करो कि जब वो खत्म हो जाए कॉन्फ्लिक्ट, और फिर से अपने आप में चीजें साफ चलने लग जाए। Encourage पर्सनल टू सीक ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, तो अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को इम्पोज कर रहे हैं, दैट दे मस्ट डू दिस, या फिर हम जो एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इम्पोज कर रहे हैं। और दूसरे वाले में हम कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी, राइट, फॉर अ लीडरशिप, या फिर यहाँ पे एक नहीं डायरेक्टिव, सही डायरेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, यहाँ पे हम जो है अपने एक फैसले को इम्पोज कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो हमारे पास ये दोनों कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएंगे। एनकरेज, वी कैन एनकरेज देम, मतलब हम एनकरेज कर सकते हैं लोगों को कि दैट देयर इज अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन, तो ईच अदर यू मतलब आप लोग एक दूसरे का यहाँ पे जानो, चीजों को, सोच को जानो, फिर उसके बाद क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा लोगों के बीच में, तो हो सकता है मतलब देयर इज अ स्पेस टू थिंग टू बी, मतलब बेटर, मतलब वहां पे चीजें सही हो सकती हैं। अगर हम एक दूसरे का पर्सपेक्टिव जानेंगे, हमें पता चलेगा वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उनके कल्चरल चीजों में क्या होता है, हमारे कल्चरल चीजों में क्या होता है, एक दूसरे में यहाँ पे फिर कम्युनिकेट होगी, ठीक है, आइडियाज एक दूसरे में जाएंगे, फिर उसके बाद ये क्या चीजें सही हो सकती है। तो दिस इज द करेक्ट डायरेक्टिव और एक्शन, थर्ड ओनली विल बी माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक आपके पास यहाँ पे बैरियर टू कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सपोज हम कोई चीज बोल रहे हैं, तो बैरियर का मतलब है वो आइडिया दूसरे तक नहीं पहुंच रहा है, वो आइडिया क्या हो गया है, बीच में रुक गया है। तो बैरियर क्या है, बैरियर, और उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एक तरीके से मीनिंग टाइप में भी है, कि अगर आपको कुछ चीजों का यहाँ पे मीनिंग पता होगा तो आपके लिए थोड़ा सा ये डुएबल बन जाएगा,
ठीक है, तो चीजों का मीनिंग हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉग्निटिव देखूं, राइट, तो कॉग्निटिव का मीनिंग जैसे अभी यहाँ पे आपका दिख रहा है, कुछ चीजें मार्क भी हैं, बट अगर मैं कॉग्निटिव का यहाँ पे देखूं तो कुछ मीनिंग हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता चल रहा है। देखो, लैक ऑफ फीडबैक, मिसअंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग मिसअंडरस्टैंड हमने यहाँ पे करा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो एक बार, फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा एंड ऑपरेशन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल टाइप की क्या है कि लैक ऑफ फीडबैक्स है वहां पे, तो सी का तो हमारे पास 1 हो गया। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब जैसे हमारे जो कॉग्निटिव वाला पार्ट है वो हमारा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जैसे हम बात करते हैं वो हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास देखो सी का तो 1 हो गया, एंड देन बी का हमारे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी 4 हो गया। तो C1B4 को अगर मैं यहाँ पे देखूं, C1B4 एंड C1B4, तो ये वाला और ये वाला ये पे रॉन्ग हो गया। बाकी अगर मैं मैच करूं तो आपके पास सेमेंटिक मतलब यहाँ पे हो गया आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, सिमेंटिक का हो गया, और यहाँ पे डी का हो गया थर्ड, द फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे को क्वेश्चनियर बनाना है, कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनियर टू बी फिल्ड, मतलब अभी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करके बनाने हैं और फिर वो लोग भरेंगे उसको। क्यों बनाना है आपको, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ फैमिली ओरिएंटेड वेकेशन रिजॉर्ट, मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड है और वेकेशन रिजॉर्ट आप बनाना, सेटिंग अप है ना, फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप मतलब बनाना है आपको, उसके लिए क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर रहे होगे लोगों के द्वारा कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, सो दैट कि आप वो रिक्वायरमेंट ध्यान पे रखे, ऐसा ही एक रिजॉर्ट बनाओ और वो सक्सेसफुल हो, है ना। इन द विसिनिटी ऑफ अ लेक डेस्टिनेशन इन द माउंटेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स वुड यू इंक्लूड इन द क्वेश्चनियर, मतलब इनमें से क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करोगे अपने क्वेश्चनियर में। क्या साइज ऑफ फैमिली क्या है, बजट क्या है, नंबर ऑफ अर्नर्स क्या है फैमिली में, फूड एलर्जीज एंड डायरेक्ट डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस आपके क्या हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब इनमें से मुझे क्या चूज करना चाहिए, क्या एक सही क्वेश्चनियर हो सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, उस विसिनिटी में हम वो रिजॉर्ट बना रहे हैं, बनाएंगे, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्वेश्चनियर। तो बजट ठीक है कि कितना लोग खर्चा कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से सपोज हम रूम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके एक्टिविटीज एरिया हो गई वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका बजट क्या होगा, सो दैट वी नो कि लोग कितना खर्चा कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपना यहाँ पे बनाएं ताकि वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो। साइज ऑफ अ फैमिली कितनी होगी, क्योंकि जैसे कि सपोज लोग ज्यादा आ रहे हैं तो बड़ा रूम या बड़ा हॉल एक तरीके से दे दिया, छोटे कम लोग आ रहे हैं तो उस हिसाब से प्रोवाइड कर दिया। तो बजट एंड साइज ऑफ फैमिली आर करेक्ट, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखोगे नंबर ऑफ अर्नर से उन्हें क्या मतलब है, मतलब उनको क्या मतलब कि कितने अर्न कर रहे हैं लोग यहाँ पे, उनको पैसे से मतलब है कि इतना अमाउंट उन पे जा रहा है, तो बजट में आ चुका है। नंबर ऑफ अर्नर से मतलब नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी मीनिंग। अब ये भी नेसेसरी नहीं है बिकॉज क्योंकि रिजॉर्ट अभी बना नहीं है, तो फूड एलर्जीज एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस जो है हमारी, जब रिजॉर्ट बन जाएगा लोग वहां आएंगे उसके बाद इंडिविजुअली पूछा वो हो सकता है, और वो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1 and 2 विल बी द आंसर, बट लेट्स सी, ठीक है, पॉसिबल मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे अब देखो अगेन ये प्रैक्टिकल नॉलेज एंड उसके बारे में थोड़ा सा है। देखो सर्कुलर लेटर्स आपके हैं टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, बेसिकली वी आर स्प्रेडिंग सम इंफॉर्मेशन। सर्कुलर लेटर्स के बारे में चीजें बताई गई हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट बोल रही है। सर्कुलर लेटर्स आर यूजुअली एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यस इट इज करेक्ट कि कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए इट इज एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज नॉन स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज्ड कंटेंट, अच्छा non-standard and customized content is typical of the circular letter. Circular letters are used to intimate appraisals and increments of employees within organization. क्या सर्कुलर लेटर बांटे जाते हैं जब किसी को अप्रेजल या इंक्रीमेंट दिया जाता है? नहीं। जब किसी को इंक्रीमेंट या आपका अप्रेजल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो हम बिल्कुल क्या करते हैं, एक तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीजें यहाँ पे रहती हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सर्कुलर लेटर्स ऐसे नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। देन आपका यहाँ पे सर्कुलर लेटर्स आर लेस कॉस्ट इफेक्टिव देन पर्सनलाइज्ड
एंड स्पेसिफिक रेसिपिएंट डायरेक्ट लेटर्स। अगर हम स्पेसिफिक रेसिपिएंट डायरेक्टेड लेटर्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कॉस्टली होगा, तो यहाँ पे मोर होना चाहिए था, ठीक है, ये उल्टा ही लिखा हुआ है तो ये तो रॉन्ग होगा। ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड ये नहीं होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज कंटेंट आपका होता है, बट ये अगेन आपका लार्ज ग्रुप में आपका डिवाइड हो रहा है, मतलब स्प्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है। आपका करेक्ट सिर्फ क्या है यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अल्फाबेट पे बेस्ड है, बट इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते थे। बाकी आप यहाँ पे वो भी अप्लाई करोगे कि इस लेटर को हम ऐसे रखेंगे, क्योंकि इनको नॉट नेसेसरली हैव एनी मीनिंग, मतलब उसको जरूरी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाना है, बस यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। और ये इस कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है कि क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू, कि क्यू को हमेशा यू फॉलो करे ऐसे। अब बाकी जो ई, यू और बाकी का दूसरा यू है उसका हमें लेना देना नहीं है, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। ऐसे कितने वर्ड्स हमारे बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशंस बेसिकली हमारे बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, मतलब इनको हम शफल करेंगे तो चीजें चेंज होगी। और फिर हमारे पास, क्योंकि ये सेम ही पैटर्न में आने चाहिए, क्यू को हमेशा यू फॉलो करेगा, तो ये आपका इस तरीके से यहां पर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड ये हमने हमारी 4 चीजों को हमने क्या करना है, मतलब अलग अलग उसमें अरेंज करना है। और इसमें से क्योंकि 2 ई जो है हमारे पास सेम है, तो 2 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आपका यहाँ पे हो गया और 2 आपका यहाँ पे हो गया, तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट चलो, अब इस क्वेश्चन को गाइज हम देखेंगे। अ टॉय टी, एक टॉय है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यहाँ पे जंप कर रहा है। देन आपके पास क्या लिखा हुआ है, ईच फॉरवर्ड की जो जंप है हमारी वो 5 फॉरवर्ड है, ठीक है। अगर मैं हर फॉरवर्ड में जाऊं तो मैं 5 गुना आगे बढ़ जाती हूँ, 5 स्टेप मेरा आगे हो जाता है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे देखूं कि बैकवर्ड भी जा रही हूँ, फिर बैकवर्ड में क्योंकि हम आगे जाएंगे फिर पीछे भी आ जाएंगे उस हिसाब से, मतलब जितना आगे फिर उस हिसाब से पीछे भी। तो बैकवर्ड में क्या है, 2 बैकवर्ड हम आ जाएंगे और इसमें 5 स्टेप एक तरीके से फॉरवर्ड आ जाएंगे। तो टोटल मैंने कितनी जंप ली, जब जंप ली तो टोटल पूरे इसमें पूरे सिनेरियो में मेरे 31 जंप्स हैं। और साथ में ये कहा गया वो टॉय ने क्या किया, लगभग, मतलब एट द एंड जो रिजल्ट मेरा आया वो रिजल्ट में क्या है कि रिजल्ट में ये है कि 15 फॉरवर्ड आपके एट द एंड हुए, मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से जो है वो 15 फॉरवर्ड है लास्ट में। तो ये आपका क्या है, रिजल्ट है, राइट। टोटल कितने जंप हैं आपके, 31 जंप्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि फॉरवर्ड आपके n हो गए, आपने n जंप्स फॉरवर्ड की तरफ लिए हैं, राइट, तो आपने बैकवर्ड कितने लिए होंगे, क्योंकि 31 टोटल है तो 31 में से टोटल में से ये हटा दोगे तो बैकवर्ड वाले आ जाएंगे। तो ये आपके फॉरवर्ड जंप्स हो गए और ये आपके बैकवर्ड जंप्स कितने हो जाएंगे, टोटल में से हटा दो फिर 31 माइनस n। अब क्योंकि रिजल्ट 15 आया है, 15 पूरे स्टेप्स फॉरवर्ड आया है एक तरीके से, तो आप यहां पे देखोगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल 5 जा रहा है, ठीक है, हर एक स्टेप में फॉरवर्ड में 5 जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे, इसको भी इधर लिख देती हूँ, 5n माइनस, क्योंकि बैकवर्ड जा रहा है फिर, राइट, माइनस कितने स्टेप्स हैं टोटल 31, मतलब कितने उसने फॉरवर्ड लिए हैं, n लिए हैं तो 5 टाइम्स n, बैकवर्ड कितने लिए हैं 31 माइनस n, ये आपने कर दिया यहाँ पे। रिजल्ट लास्ट में कितना आया, ये सब कुछ करके रिजल्ट लास्ट में कितना है, 15 फॉरवर्ड की तरफ सारे आए हैं स्टेप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 5n माइनस 62, ठीक है, 62 माइनस माइनस प्लस 2n और इज इक्वल टू 15। फिर आपके पास यहाँ पे आप देखोगे तो 7n और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 77 और n मेरे पास यहाँ पे 11 बन गया। n 11 का मतलब है कि मेरे जो फॉरवर्ड जंप्स हैं वो कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये कितने हो गए मेरे पास फॉरवर्ड जंप्स उसने टोटल लिए हैं, पर मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप्स, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब फॉरवर्ड ये है तो बैकवर्ड जंप्स कितने होंगे आपके 31 माइनस n, विच इज 31 माइनस 11, दैट विल बी 20, राइट।
अब इन दोनों के नंबर के आपका डिफरेंस बताना है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 11 विच विल बी 9। तो मेरा आंसर आ जाएगा 9। या आप मेंटली कर सकते थे, ठीक है इतना। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखा गया है, 8%। ये टिपिकल सर्कुलर अरेंजमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। 8 पर्सन्स हैं आपके पास सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल इन 8 डिफरेंट स्पेसेस विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव सीट्स। तो जब ये बैठे रहे होंगे, अब यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं आउटसाइड देख रहे हैं, तो आप इनसाइड ही मान के चलो, क्योंकि एक ही साइड मान के चलो, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, तो जनरल केस हम एक ही साइड डायरेक्शन में मानेंगे। अब यहाँ पे देखो बोथ P एंड R एडजेसेंट टू Q। अगर P और R दोनों ही एडजेसेंट हो गए Q के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि Q दोनों का नेबर हो गया, Q P का भी नेबर हो गया, R का भी नेबर हो गया। फिर T और R दोनों किसके हैं एडजेसेंट, S के, तो S भी T का भी नेबर है R का, मतलब इसका मतलब S जो है वो उनके एग्जैक्ट बीच में, और तीनों एक साथ हैं। क्या है, तीनों आपके क्या है, एक साथ हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, बोथ U एंड W, बोथ U एंड W भी आपके V के नेबर हैं। V का एडजेसेंट मतलब बिल्कुल ऐसे, तीनों साथ में, तीनों साथ में, तीनों साथ में आपने रखने हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि S एंड W आर ऑन द ऑपोजिट हियर, ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी हमें। S और W जो है वो अगर मैं ऐसे रखूं, ये रहा आपका S और ये रहा आपका W, आपने ऑपोजिट चेयर पे रख दिया। कह रहा है इफ व्हाइल गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द टेबल फ्रॉम P, अगर कोई पर्सन, देखो अब इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, ऐसे में होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है तो पहले अगर वो P से स्टार्ट करेगा, लिखा है ना अराउंड द टेबल फ्रॉम P, तो P से स्टार्ट करेगा, तो 1 मीट्स R बिफोर T, मतलब ऐसे डायरेक्शन में जब हम चलें तो P के बाद पहले R आएगा और फिर R के बाद T आएगा गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 1 मीट्स R बिफोर T, देन हाउ मेनी पर्सन शेल, इसको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, पहले इसको पूरा कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, W ये रहा, S ये रहा, S इसके बीच में आ रहा है। आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे चीजें, अब उसने पहले क्या बोला, अगर मैं ऐसे चलूंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो R पहले आएगा और T बाद में आएगा। तो आपके पास जब ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो तो R पहले आएगा फिर T बाद में आएगा, ये आपने रख लिया। उसके बाद फिर U और V और W में ये W वाला कॉमन जा रहा है, तो इसको बताओ। साथ में यहाँ पे देखो ये भी कॉमन है, तो R इसका भी नेबर है। अब यहाँ पे मैं अगर U, V और W ऐसे रख दूं, सपोज U, W ऑलरेडी यहाँ पे है, U, V और W ऐसे रख दूं, तो R का नेबर जो कि Q भी है, R का नेबर है Q भी है, तो उसके लिए पोजीशन नहीं खाली होगी, तो इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। और आपने कैसे रखना पड़ेगा, U V का नेबर है, V आपका U का भी नेबर है, ये W है सॉरी, ठीक है, ये रख दिया। अब R क्योंकि Q का नेबर है, फिर Q आपका P का भी नेबर है, तो आपके पास Q यहाँ आएगा, R यहाँ, P यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी कंप्लीट जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट की डायग्राम बनी है। अब उसने पूछा कि अगर मैं Q से यहाँ पे, देन हाउ मेनी पर्सन शेल Q क्रॉस, शेल Q क्रॉस का मतलब अगर मैं Q से शुरुआत करूं तो Q मतलब मैं हूं, और मैं अगर चलूं अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही डायरेक्शन है, यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जैसे आपकी घड़ी चलती है, among the table before meeting W, कह रहा है कि then how many persons, मतलब कितने लोगों से Q मिलेगा, क्योंकि Q अपनी पोजीशन से उठ के जाएगा, तो वो W से जब मिलेगा, तो W से मिलने से पहले लिखा है बिफोर मीटिंग W, तो W से मिलने से पहले वो कितने लोगों को मिलेगा, तो Q यहाँ से उठ के जाएगा जब, तो R से मिलेगा, S से भी मिलेगा, T से भी मिलेगा, U से भी मिलेगा एंड V से भी मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन का पता है, एंटी क्लॉक बोलता तो उल्टा चला जाता, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ओके। नाउ नेक्स्ट 75th एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन बेसिक आपका पजल टाइप का है, ये थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस बेस्ड है एक तरीके से। आपको यहाँ पे देखना है कि द टॉप ऑफ अ टेबल इज रेक्टेंगुलर एंड इट्स डायमेंशंस आर 6 मल्टीप्लाई, मतलब 6 और 10 का डायमेंशन है, तो ब्रेथ 6 की तरफ हो गई, मतलब टॉप ऑफ अ टेबल आपका कोई डाइनिंग टेबल तरीके से लगा लो, डाइनिंग टेबल है ना, फिर उसमें आपका रेक्टेंगुलर है वो, और ब्रेथ 6, लेंथ आपकी 10 हो गई। उसमें आपने क्या किया, उस 2 रेक्टेंगुलर इस तरीके से आपकी टेबल बिछी हुई है। कह रहा है कि 2 रेक्टेंगुलर पोर्शंस आपने बनाए
उसी टॉप पे पेंट करा है उसको ब्लू कलर से, वो आपके पोर्शन का जो है साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, 2.5 और 8। अब क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका 6 है और जिस डायरेक्शन में आपका 10 है, तो 8 तो ये वाला नहीं हो सकता कट, 8 ये वाला कट नहीं हो सकता, तो 8 कट लेंथ पे होगा और 2.5 जो कट होगा वो आपका 6 पे होगा, ठीक है। देन उसने कहा एंड ईच ऑफ देम हैज एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन विद 2 एजेस। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो नए बनाओगे ना पोर्शंस, आप रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाओगे इसी टेबल के ऊपर एक्स्ट्रा ब्लू पेंट से, उनका जो 2 साइड होंगी, उनकी भी जो 2 साइड होंगी ऐसे, मतलब वो आपकी कॉमन होगी मेन रेक्टेंगुलर की साइड से। अब यहां पे आप कैसे बना सकते हो, तो इस तरीके से बना सकते हो 2.5 और 8 का, ठीक है, 2.5 और 8 का कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, और साथ ही आपने एक इस तरीके से भी बना सकते हो, राइट। तो वो यही पूछ रहा है कि इफ द टेबल इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, वो टेबल फिक्स्ड है, वही टॉप ऑफ द टेबल फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टेबल टॉप इज पेंटेड इन व्हाइट, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपने कैसे पेंट कर रखा है, ब्लू पेंट से कर दिया, ऐसे ऐसे करके ब्लू पेंट कर दिया। तो हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स पॉसिबल, मतलब ऐसे में ही कितने पैटर्न उसमें बन जाएंगे, पैटर्न मतलब अलग अलग डायग्राम आपको कैसा दिखेगा। अब एक तो ऐसा आपने कर दिया, ठीक है, और एक आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपने किया तो एक इधर की साइड डायरेक्शन में बना सकते हो आप ऐसे, दोनों दूसरी साइड को। आपके पास यहाँ पे ये ऐसा भी बन सकता है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि एक बार एक इधर को तो एक बार एक इधर को। तो ये पैटर्न मतलब डिजाइन कितने सारे हो सकते हैं ये। इसको पहले लेफ्ट के कोने पे यहां बनाया, तो इसको यहां बना दो और इसको यहां बना दो, तो ऐसे बन गया। अब क्योंकि ऐसे नहीं बन सकता, ये इस वाली साइड को नहीं बन सकता क्योंकि आपकी डायमेंशंस उस हिसाब से दे रखी हैं। तो आपके पास टोटल कितने वेज हो गए, कितने पैटर्न आपको दिख रहे हैं, 4 पैटर्न में आपको, मतलब सपोज करो चादर आपको वो कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से कितना पैटर्न टोटल दिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। अब ये दिया इस तरीके से कि आप कंफ्यूज हो, बट यहाँ पे ब्लैंक्स की जगह पे उन्होंने मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ये कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय 2 कैरेक्टर्स ए और बी, से ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द डैश डैश, ये एक्स एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये जो 7th पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 पोजीशन 7 और 8 जो है उसमें क्या आएगा लेफ्ट साइड से, इस साइड से काउंट करोगे जब, तो ये डैश की जगह पे उन्होंने मल्टीप्लाई दे दिया। आपकी सीरीज ये कुछ इस तरह से है कि डैश बी, फिर डैश ए, फिर डैश ए, फिर डैश डैश, ठीक है, फिर से ए, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश बी ए बी। अब आप पूरे लेटर्स यहाँ पे काउंट करोगे तो टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं, 15। तो मैंने आपको बताया है कि इसको डिवाइड जब आप करते हो तो 2 ग्रुप में बांट सकते हो, 3 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, अगर यहाँ से काम होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो 5 और 3 के ग्रुप पे हम इसको बांट सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं लास्ट में आपको बी ए बी वाला पूरा फिल हो रखा है, ठीक है, एक तरीके से। तो 5 के गैप में अगर बांट के मेरा कुछ लास्ट फर्स्ट टर्म का हिसाब किताब सही बैठ रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझ सकती हूँ। तो आपका लास्ट में यहाँ पे ए आ रहा है और लास्ट में यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो कुछ चीजें हो सकती है। 1 सेकेंड, तो 3 4 हैं ये, तो सॉरी, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए है, मतलब राइट से सेकंड पे, यहां से भी सेकंड नंबर पे ए है, ठीक है, कुछ तो सी बैठ रही है हमारे पास। अब मैं इसको अगर एक जैसा बनाना चाहूं, ए ए ए और इसके बाद बी है, तो अगर यहाँ पे ए बी हुआ, ठीक है, एक पैटर्न बनना चाहिए, एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए वैसे। तो ए बी, देखो इस वाले को ए बी है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे ए है सबसे पहले, यहाँ पे ए है और यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी बना देते हैं ए। अब ए बी डैश ए बी, ए डैश, तो यहाँ पे इसको भी ए बी बना दो, तो ए बी डैश ए बी, ये भी हो गया। अब यहाँ पे बी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी ए बी है, तो यहाँ पे ए बी होना चाहिए। ये वाला पूरा फॉर्म हो गया। तो आपको दिख रहा है वो ए बी, क्या ये बन सकता है उसके जैसा? तो ए बी ए बी बन सकता है। आपका सीक्वेंस जा रहा है ए बी बी, यही आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटिंग। अब यहाँ पे बस आपको देखना है कि 7th और
जो 8th ब्लैंक है उसमें क्या फिल हुआ है, बी और बी फिल हुआ है पैटर्न में सेम उस पे, तो बी और बी आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी माय आंसर। ओके, चलो तो ये आपका पूरा रीजनिंग का पार्ट हो गया गाइज। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो गाइज ये आपका पूरा टाइप था पेपर का, पूरे क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा बहुत चेंज रहे हैं, चीजें आपकी जो पहले नहीं आ रही थी कुछ सालों में वो ऐड ऑन हो चुकी हैं। सो अब हमें जो तैयारी नेक्स्ट के लिए करनी होगी वो उसी सोच समझ के आपको चीजें आगे बढ़ानी होगी अगर आप नेक्स्ट के लिए भी तैयारी करेंगे। नो डाउट कि पेपर डिफिकल्ट था, राइट। आपकी ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपने बहुत ही कम तैयारी करी थी तब जाके ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। चीजों में जब चेंजेस देखने को मिलते हैं तो काफी जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि काफी चीजें यहाँ पे डुएबल लाइन से हटकर चीजें डिफरेंट आई हुई हैं, और जब डिफरेंट होती हैं तो हमारे लिए थोड़ा हमारे पेशेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। बट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पे सीसेट का कोर्स में एनरोल कर सकते हो, मास्टर कोर्स में, जो आपको हेल्प करेगा। और चीज़ें न्यू ऐड हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम के हिसाब से ही होंगी, ठीक है। तो आप एग्जाम के हिसाब से अगर तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से लेकर सीसेट लेवल तक के क्वेश्चन की, तो मास्टर कोर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको यहाँ पे 1 सेकेंड, या फिर आपको यहाँ पे जो है edutap.in वेबसाइट पे विजिट करना है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कोर्सेज पे आपको जाना है और सीसेट कोर्सेज पे जाना है। तो सीसेट कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यू विल फाइंड दिस कोर्स हियर, ठीक है। ये वाला कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर डिफरेंट डिलीवरेबल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चीज़ों के बारे में आप और भी चीज़ें जान सकते हो। यहाँ पे आपका कोर्स के कंटेंट मतलब ये फ्री मटेरियल है, इसको डेमो लेक्चर्स को आप देख सकते हो कंप्लीटली फ्री, ठीक है। इनको देखिए एंड देन यू कैन हैव एन आइडिया कि इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें दी जा रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है कोर्स के अंदर की, ठीक है। और यहाँ पे और भी डिटेल में सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो गाइज। सो दिस इज अबाउट द कोर्स एंड अगेन गाइज थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को।